तो हेलो दोस्तों। तो आज जो है हम जो इकोनॉमिक का टेस्ट सीरीज नंबर 1 था वो डिस्कस करेंगे। तो जो हमने सिलेबस दिया था उस सिलेबस के एकदम अकॉर्डिंगली जो है हम लोग अपना जो है ये पेपर बनाया था और आपको हर टॉपिक से जो है यहाँ पे जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे और वैसे क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश किया गया है जो यूपीपीसीएस जो है अक्सर पूछता है। ठीक है, तो हम जल्दी बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं सबसे पहले। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इंडियन मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था की है। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो है हमेशा एकदम आसान क्वेश्चन से किया जाता है कि सब कोई कर ले, और इस पे क्वेश्चन भी काफ़ी आ चुके हैं। तो अब पहला इसमें ऑप्शन है कि नो रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता है। इक्वल इंपॉर्टेंस टू सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन प्राइवेट सेक्टर पे पूरा निर्भर रहते हैं। और फिर लास्ट है कि पूरा का पूरा संसाधनों पे जो है हम राज्य पे निर्भर रहते हैं या स्टेट पे। तो मिक्स्ड इकोनॉमी सबको पता है, उसमें क्या होता है कि पब्लिक और प्राइवेट का जो है को एग्जिस्टेंस रहता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की प्रॉफिट का भी ध्यान देते हैं और पब्लिक का जो है सोशल वेलफेयर का भी ध्यान देते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, इक्वल इम्पोर्टेंस टू सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सामाजिक कल्याण और लाभ का अधिकतमरण का समान महत्व। ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अब एक चीज हमें ये एडिशन ये देखना है कि इंडिया ने सबसे पहले ऑफिशियली जो है कब रिकॉग्नाइज किया कि जो इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो वो रिकॉग्नाइज किया आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ मिला कि इंडियन इकोनॉमी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है। फिर उसके बाद आपको अब इसमें जो कैटेगराइजेशन हुई थी वो हुई थी 4 कैटेगरीज हुई थी। और फिर आपका आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। इसमें कैटेगराइजेशन कैसी हुई थी, 3 हुई थी, मतलब एक ABC करके, एक पब्लिक, फिर पब्लिक प्राइवेट, और फिर जो है आपका प्राइवेट एंटिटीज। ठीक है, तो पब्लिक में जो हमारा स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे न्यूक्लियर डिफेंस, ये सारी चीज़ें जो है हम उसमें रखे थे। तो एक बार जो है आप लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी जितना 1948 से 1991 तक आया है उसमें मेन पॉइंट है वो आपको लिख लेना है। बहरहाल अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर था बी। ठीक है, फिर है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल सेक्टर बताना है। ठीक है, तो पहला है कि यह पूरी तरह से सरकारी विनियम के तहत काम करता है, तो करेक्ट बताना है हमें। ठीक है, करेक्ट बताना है, जो रॉन्ग है वो नहीं बताना है। यह रोजगार में प्रमुख हिस्सेदारी रखता है, इसमें केवल बड़े उद्योग शामिल होते हैं, यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद है। तो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर क्या है कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयमेंट को। तो वो लगभग है हमारा एनुअल सर्वे ऑफ सेक्टर इंटरप्राइजेज एक आया था अभी हाल फिलहाल में, तो वो ये बताता है कि 70% लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर में जो है एम्प्लॉयड हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर कहा ही इसीलिए जाता है क्योंकि वो गवर्नमेंट के किसी रूल्स रेगुलेशन और जो है बेनिफिट के अंदर नहीं आ रहा है। तो पहला वाला तो हमारा गलत है। ठीक है, आ ही नहीं रहा है उसके अंडर, तभी तो इनफॉर्मल कह रहे हैं। इट कंट्रीब्यूट मेजर ए शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सही है, अभी बताया मैंने। एबव 70% जो है ये हमारा आता है जो एनुअल सर्वे ऑफ सेक्टर एंटरप्राइजेस का सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे ने भी उसको कोट किया है। तो ये है। और फिर है इट इंक्लूड ओनली लार्ज इंडस्ट्रीज। देखो जहां ओनली आ जाए वहीं पे जो एकदम चौकन्ना रहना है। तो ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा किसमें है, इनफॉर्मल सेक्टर जो हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा है।
अगर अगर ये लिखा रहता है इट इंक्लूड लार्ज इंडस्ट्री तो सही हो जाता, ओनली लिखा है तो गलत है, दोनों है लेकिन सबसे ज्यादा किस में है, स्मॉल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इट ओनली रिप्रेजेंट इन रूरल एरिया, ये भी गलत है, अर्बन और रूरल एरियाज दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ओनली ओनली लिखा है तो ये इसलिए जो है ये दोनों दोनों गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इट कंट्रीब्यूट ए मेजर शेयर टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये रोजगार में प्रमुख हिस्सेदारी रखता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अक्सर जो है ये कई बार पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताना है कि भाई क्या होता है। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफर ओनली टू एन इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम। फिर यहाँ पे भी देखो ओनली आ गया, यहाँ पे भी ओनली आ गया। तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा होता है कि क्वांटिटिव नहीं क्वालिटेटिव भी होते हैं, कि पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, इसमें भी हमारा परसेंटेज ग्रोथ देखते हैं, बट उसके साथ ओवरऑल क्या डेवलपमेंट हुआ है एजुकेशन में, लिविंग में, ये सब भी आता है। तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा गलत। और दूसरा क्या है, इट इंक्लूड क्वालिटेटिव चेंज इन द इकोनॉमी सच एज इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ एंड एजुकेशन। तो दूसरा वाला सही है, ठीक है, क्वालिटेटिव देखता है, ठीक है। अगर इसमें ओनली लिखा रहता तो फिर ये गलत हो जाता। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, वो बस क्वांटिटेटिव ओनली होता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा 2 का बी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द फॉलोइंग इकोनॉमिक देयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये अलग अलग एक फेमस इकोनॉमिक्स हैं, इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मतलब जो है आपके विकास के, आर्थिक विकास के क्या परिभाषा दी है वो हमें यहाँ पे जो है डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हैं आर्थर लुइस, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक्स हैं, सबको पता है। और इन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी है, एक थ्योरी दी है अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है, एक वो दी है। अब इसमें ये लिखा है डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन फ्रीडम। तो क्या ये सही है, आर्थर लुइस ने जो है इसी के रिगार्डिंग इन्होंने अपना वो दिया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डेफिनेशन। तो यस, तो आर्थर लुइस क्या चाहते हैं थे कि हमारा जो डेवलपमेंट हो उसमें ह्यूमन चॉइसेस को जो है सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलना चाहिए, उनको जो है उनकी आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा कि सिर्फ वेल्थ से हैप्पीनेस नहीं मिलता है, हमें जो है चॉइसेस को एक्सपेंड करना है, उससे भी मिलता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन ये है अमर्त्य सेन को लेकर। तो अमर्त्य सेन का भी बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है डेवलपमेंट में, पॉवर्टी में, इन सब में। तो इनका ये है कि अमर्त्य सेन डेवलप इन टर्म्स ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इक्वलिटी। तो ये सही है क्या, अमर्त्य सेन ने विकास को अधिक रोजगार और समानता के रूप में परिभाषित किया था? तो आंसर हो जाएगा ये रॉन्ग, ठीक है। ये किसने दिया था, ये दिया था डुडले सीयर्स, एक इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने दिया था, ठीक है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डेफिनेशन एम्प्लॉयमेंट और इक्वेलिटी के टर्म में, ठीक है। तो अब अमर्त्य सेन फिर किसके टर्म में दिया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो है पूरा डेफिनेशन, उन्होंने दिया था कैपेबिलिटी एंड एंटाइटलमेंट। कैपेबिलिटी मतलब खूबी है ना, और एंटाइटल मतलब एक आपको जो है उसकी विरासत। तो अमर्त्य सेन ने दिया था कैपेबिलिटी के उसमें डेफिनेशन। कैपेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जो कोई भी ह्यूमन बीइंग है, मैं हूं चाहे आप हो, तो हम मेरे अंदर एक जो है बहुत एक खासियत है, एक कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो उस कैपेबिलिटी को रेज करने के लिए जो है गवर्नमेंट को या जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना चाहिए कि वो अपने कैपेबिलिटी को एक्सपेंड कर सके, ठीक है।
तो ये होता है कैपेबिलिटी। और इंटाइटलमेंट मतलब फूड है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये बेसिक इंटाइटलमेंट है। तो ये इसका एसेस जो है बिल्कुल फ्री और बहुत अच्छे से सबको मिलना चाहिए ग्रो करने के लिए। तो ये था अमर्त्य सेन का। तो ये स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये डेफिनेशन डेडली सीएस ने दिया था, अमर्त्य सेन किस में दिया था? उन्होंने दिया था कैपेबिलिटी और इंटाइटलमेंट के थ्रू। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट 1 ओनली। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी जल्दी देखते हैं क्या होता है ये। हाँ, तो ये जो डेवलपमेंट वाला है तो ये रमेश सिंह पढ़ोगे तो उसमें भी मिल जाएगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जो है ये सारी स्टैंडर्ड बुक से ही हैं। तो अब ये देखते हैं स्टर्लिंग पैराडॉक्स। तो स्टर्लिंग पैराडॉक्स जो है इकोनॉमिक ग्रोथ और हैप्पीनेस की जो है क्या रिलेशन बताता है? व्हाट डज द स्टर्लिंग पैराडॉक्स एम्प्लॉय अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हैप्पीनेस? तो ये पूछा नहीं गया है कई बार, तो अगर नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करना हो तो ये इसके चांसेस जो है पूरे आते हैं। तो स्टर्लिंग पैराडॉक्स क्या होता है कि बेसिकली स्टर्लिंग जो हमारे रिचार्ड स्टर्लिंग थे एक इकोनॉमिक्स, वो ये कहते हैं कि स्टार्टिंग में जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे जो है हैप्पीनेस भी जो है बढ़ेगा। इनकम घटेगा तो हैप्पीनेस भी जो है उसी के हिसाब से वेरी करेगी। बट इन अ लॉन्ग टर्म क्या होगा कि लॉन्ग टर्म पे जो है उसका कोई जो है इतना असर आपको नहीं देखने को मिलेगा, उसके वजह से जो है इंक्रीज डिक्रीज नहीं मिलेगा। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा बी वाला। खुशी आय के साथ किसी समय पर बदलती है लेकिन लंबे समय में आय बढ़ने पर इसमें वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा हैप्पीनेस में इंक्रीज नहीं कर पाएगा, वहां पे रिलेशन जो है डिसएसोसिएट हो गए। तो इसमें जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, स्टर्लिंग पैराडॉक्स आपको याद रखना है, रिचर्ड स्टर्लिंग, और ये पैराडॉक्स जो है यही बताता था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6। हाँ, तो ये बता रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हेन देयर इज नो इनइक्वालिटी अक्रॉस द पॉपुलेशन इन एनी ऑफ दीज डायमेंशन परफेक्ट इक्वालिटी हो। ये कह रहा है कि अगर एचडीआई में परफेक्ट इक्वालिटी हो तो जो हम ISDI वैल्यू निकालते हैं वो क्या होगा? वो क्या होगा? SDI के बराबर होगा। ये कह रहा है कि जितने भी हमारे डायमेंशन है उसमें हमारा हेल्थ हो गया, हमारा एजुकेशन हो गया, है ना, हमारा जो GNI हो गया, अगर उसमें जो है परफेक्ट इक्वालिटी हो तीनों डायमेंशन में तो हमारा ISDI SDI के बराबर होगा। तो ये क्या सही है? सही है, बताना है आपको, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूं क्यों हो जाएगा। जब परफेक्ट इक्वालिटी होगी तो हमारा जो है HDI और ISDI की जो है वैल्यू इक्वल होगी, परफेक्ट इक्वालिटी होगी तो। ठीक है, और कह रहा है कि इनइक्वालिटी जैसी बढ़ेगी इनइक्वालिटी, यहाँ पे आपका इनइक्वालिटी जैसी इंक्रीज होगा फिर क्या हो जाएगा? ISDI जो है आपका लेस हो जाएगा, सॉरी ISDI जो है आपका लेस हो जाएगा SDI से। तो ISDI का काम ही यही है कि वो जो डायमेंशन है उसमें ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी तो वो वैल्यू जो है कम दिखाता है। तो वो आई जो लगा है, कैलकुलेशन पे मैं नहीं जा रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ आपको कि जो आई लगा है वो इनइक्वालिटी एडजस्टेड ही बता रहा है। ठीक है, तो जैसे इंडिया का है, इंडिया का क्या है कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है एजुकेशन में, इनकम में, हेल्थ में। तो आप ये देखोगे इंडिया का SDI वैल्यू जो है ज़्यादा है और ISDI वैल्यू जो है कम है। ठीक है, अब जैसे ये देखोगे कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड अगर थोड़ा इक्वली है तो ये आपका जो है ISDI SDI के इक्वल होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन इनका अच्छा नहीं होगा डायमेंशन में तब ये जो है बहुत
ये ISDI कम होगा SDI से, ठीक है। तो आपको ये बस दो चीज आपको याद रखना है, परफेक्ट इक्वालिटी होगी तो ISDI इक्वल टू SDI, और इनइक्वालिटी इंक्रीज होगी तो ISDI जो है फॉल बिलो द SDI, नीचे होगा, ठीक है। जैसी असमानता बढ़ती है ISDI SDI से नीचे चला जाता है, ठीक है। आपको ये दो चीज याद रखना है। अगर रिलेशन पूछ दिया, देखो SDI में बहुत क्वेश्चन आ गए जिसमें डायमेंशन पूछ पूछ के थक गया यूपीपीसीएस वाला कि कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं। अब अगला क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, ठीक है। तो सेवेंथ क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेविस डुअल सेक्टर मॉडल इज ट्रू। लेविस का जो डुअल सेक्टर मॉडल है जो इंडियन इकोनॉमी में आपको पढ़ने को मिलता है, तो वो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से सही है, द्वि क्षेत्र मॉडल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला ये कह रहा है कि इट इम्फेसिस द रोल ऑफ एग्रीकल्चर सरप्लस इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर में जितना भी सरप्लस है उसको जो है इंडस्ट्री डेवलपमेंट में लगाने की बात कर रहा है, पहला। दूसरा, इट एज्यूम नो लेबर मोबिलिटी बिटवीन द सेक्टर, लेबर का इधर से उधर भेजने को नहीं मान रहा है, ठीक है, बी वाला वो है। दूसरा ये, इट सजेस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज नो इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जो है यह सुझाव देता है कि औद्योगिक क्षेत्र का किसी उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं है। और लास्ट वाला क्या कह रहा है, इग्नोर्स द रोल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन इन ग्रोथ। तो ये कुछ भी नहीं है। लोइस मॉडल समझ लीजिए, जो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर कह रहा था मैं, वो क्या कहता है कि जो हमारे एग्रीकल्चरल में सरप्लस है, सरप्लस जैसे लोग इन्वॉल्व हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं कि हम इंडस्ट्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुछ ट्रेनिंग वोनिंग दे के वो क्या करेंगे, हम इंडस्ट्री का डेवलपमेंट जो है बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, इंडस्ट्री में ऑलरेडी जो है हम लोग को बहुत ज़्यादा लेबर एम्प्लॉय की ज़रूरत है, और एग्रीकल्चर में है अंडर डेवलप्ड में बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे 5 की ज़रूरत है वहाँ पे 9 है। तो अगर ये 4 चले भी गए तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0। अगर हम एडिशनल लेबर उसमें ऐड करेंगे तो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, कि यह औद्योगिक विकास में कृषि अधिशेष की भूमिका पर बल देता है। तो सेवेंथ का आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। सरकार द्वारा अपनाई गई पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या क्या हैं, क्या मॉडर्नाइजेशन है, क्या ग्रोथ है, क्या सेल्फ रिलायंस है, क्या इक्विटी है। तो ये देखिए ये सब हो जाएगा, ठीक है। आप 5 ईयर प्लान में देखोगे ये सब है, इवन फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी है कि हैरड डोमर मॉडल था तो उससे ग्रोथ हम टैकल कर रहे थे, मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे हम सेकेंड 5 ईयर प्लान में, सेल्फ रिलायंस इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे उस टाइम पे, और इक्विटी तो था ही। तो ये हमारा इसमें इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये लगभग 2 क्वेश्चन जो है आपके 5 ईयर प्लान से हैं, और थोड़ा अलग बनाने की कोशिश करी है कि ड्यूरिंग द 1950s एंड 60s व्हाट वाज द मेन इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलोड बाय इंडिया। तो इस 1950 और 60s में 50 और 60 के दशक में जो है भारत ने कौन सी मुख्य आर्थिक नीति अपनाई, ठीक है। निजीकरण होगा, ये नहीं होगा, ये तो 1991 का है। निजीकरण जो है हमारा 1990, निजीकरण जो है हमारा ये तो 1991 का है, जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया था। मार्केट लिबरलाइजेशन ये कब हुआ, ये भी 1991 में हुआ, जिसमें लाइसेंसिंग डीरेगुलेशन और जो है जो भी हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उसको अलाउ किया, ये भी 1991 था। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन ये वाला हो जाएगा, ये किसमें था, 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में।
ठीक है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट पे उस टाइम डिपेंडेंसी थी, एकदम अर्ली स्टेज ऑफ 50s में। तो इसलिए हमारा एक प्लान क्या था सेकेंड 5 ईयर प्लान में, कि जो है हमें किस पे ध्यान देना है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान देना है। और इसके चलते हमने कई सारी इंडस्ट्री भी जो है हमने बनाई। ठीक है, उसके बाद है हमारा ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी नहीं होगा। जैसे इसमें ईपीजेड वगैरह आ गया है, तो ये तो बहुत बाद में किया है हमने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 ओनली, ये वाला बस हो जाएगा 50s और 60s के टाइम में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ सॉरी, हाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैसे ये है 10 में क्या है कि जो है हमें बताना है कि पीसी मोहलबनीस के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ठीक है, तो पीसी मोहलबनीस के बारे में कौन सा करेक्ट है। पहला, आईएसआई का इस्टेब्लिशमेंट कराया था उन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में। दूसरा, एक उन्होंने जर्नल स्टार्ट किया था सांख्य, ठीक है, जिसमें स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस थी। ठीक है, और थर्ड, इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन मोहलबनीस प्लान। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट करेक्ट है, ये उन्होंने स्टेब्लिश कराया था, ये जर्नल भी स्टार्ट कराया था। ठीक है, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान नहीं रहेगा, सेकेंड 5 ईयर प्लान रहेगा आपका। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा किस पे था, हैरड डॉमर मॉडल पे, जो आईकोर की बात कर रहा था, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, मतलब हमको इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है इतना जीडीपी ग्रोथ पाने के लिए, वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में था। ये हमारा पीसी मोहलबनीस इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड, ये सेकंड में था। तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा थर्ड वाला गलत। तो आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया आफ्टर द लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इज 1991 लिबरलाइजेशन के बाद बताना है कि अलग अलग सेक्टर पे हमारा क्या असर पड़ा था। तो पहला है कि एग्रीकल्चर का जीडीपी में शेयर बढ़ गया था, सही है, ये गलत है बिल्कुल, यही तो कम हो रहा है। यही तो थ्योरी, ऑक्यूपेशनल थ्योरी है, वो कहती है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस आएगा किसी कंट्री में, एग्रीकल्चर का शेयर कम होते जाएगा। ठीक है, तो पहला गलत है। शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन वर्ल्ड ट्रेड, तो ये कितना घट के रह गया था एग्रीकल्चर वाला, 1991 में 29% था, अभी ये जाके शायद 15% के आसपास हो गया है। ठीक है, घटते घटते। ठीक, और उसके बाद है शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज, तो ये हुआ था। ठीक है, फिर है एफडीआई इनफ्लो इंक्रीज, ये भी हुआ था, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज इनोरसमेली, ये भी ठीक है। अभी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, 640 के आसपास है डॉलर, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। अभी पता नहीं 700 पहुंच गया हो, कहाँ पर पहुंच गया हो, लेकिन जो हमारा बेसिक चीज़ ये होता है कि 2 मंथ का इंपोर्ट बिल पेमेंट का लिए होना चाहिए, तो हमारे पास जो है पूरा 10 मंथ का है। तो ये शो करता है कि ये जो है हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पहला गलत है, 2 3 4 हो जाएगा 11th का। हाँ, तो बी वाला आपका 2 3 4 ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन और जीडीपी में हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या कह रहा है कि टोटल ग्रॉस वैल्यू, अब बस देखो एक ये फॉर्मूले का खेल है, वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर समझ जाओगे कि क्या करना है इसमें। देखो हमारा जो जीडीपी है, हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, जीडीपी इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडिशन प्लस टैक्स
है ना, माइनस सब्सिडीज, ये होता है हमारा। तो कह रहा है कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है हमारा हमेशा जो है जीडीपी से कम रहता है। ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि मान लो सब्सिडी ज़्यादा मिल गया और टैक्स जो है कम है, तो वो तो जीडीपी से कम चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पहला वाला स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, जीडीपी ऑफ द कंट्री इज द टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड विथ नेट टैक्स। तो ये बात सही है, टैक्स माइनस सब्सिडीज को जो है हम लोग नेट टैक्स कहते हैं। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ओनली 2। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, अब ये कह रहा है कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, विनिमय दर की गणना विभिन्न देशों के सामान, वस्तुएं और सेवाओं की टोकरी की कीमत की तुलना करके की जाती है। पर भाई परचेजिंग पावर पैरिटी तो वही है कि मान लो कि 50 गुड यहाँ से लिया, कोक वगैरह ये वो जिसकी सेम क्वालिटी वहाँ पे भी हो, उनके दाम मिलाए और परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से एक एक्सचेंज रेट निकल के आ गया कि $1 इक्वल टू हमारा 40 रुपए जो है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जो है रेट है। ठीक है, वो बास्केट ऑफ गुड के वजह से। और ये जो अभी हम देखते हैं कि $1 इक्वल टू 88 हो गया या 86 हो गया, ये होता है डिमांड एंड सप्लाई के रूप पे, कि अगर हमारी रुपी की डिमांड जो है ज़्यादा है तो रुपी की वैल्यू, जाहिर सी बात है, पहले $1 इक्वल टू 80 हम देते थे, रुपी की डिमांड ज़्यादा है तो $1 के जगह पे बस हम 75 ही देंगे जैसी डिमांड बढ़ जाएगा फॉर एग्जाम्पल। तो वो डिमांड की वजह से होता था, ये परचेजिंग पावर पैरिटी है। तो पहला वाला सही कह रहा है, परचेजिंग पावर पैरिटी की सही डेफिनेशन बता रहा है। अब दूसरा कह रहा है कि 2025 में परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया जो है 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो क्या ये सही है? तो ये हो जाएगा गलत। इंडिया कितने पे है? 3rd पे है। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर रैंकिंग आए कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इकोनॉमी को अरेंज करना है, तो देखो सबसे पहले तो आ जाएगा चाइना, फिर आ जाएगा यूएस, फिर आ जाएगा इंडिया, फिर आ जाएगा आपका जापान। ठीक है, तो ये 4 याद रखो, चाइना, यूएस, इंडिया, जापान। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये एकदम अपडेटेड 2025 के बेसिस पे जो है मैं बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? हाँ, ये जो है इकोनॉमिक्स और उनके कंट्रीब्यूशन को जो है नेशनल इनकम एस्टिमेशन में बताना है। देखो नेशनल इनकम जो अब हम कैलकुलेट करते हैं वो एकदम से कैलकुलेशन नहीं आया, उसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है कि धीरे धीरे रिफाइन हो के जो है हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सबसे पहला जो अटेम्प्ट था वो किसका था? दादा भाई नौरोजी का। तो अब इसमें ये लिखा है कि दादा भाई नौरोजी मेड द फर्स्ट crude estimate of India national income for the year 1867-68 and highlighted poverty during colonial rule। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा ये वाला। ठीक है, फैक्ट्स है। फिर है उसके बाद वीके आरवी राव इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ये बिल्कुल सही है, ये आपको याद रखना है, ये अलग से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। एंड यूज एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इनकम मेथड ऑफ एस्टिमेशन। तो ये भी बिल्कुल जो है आपका सही है। फिर उसके बाद है ये प्रोफेसर पीसी मोहलबोनी, जिनका अभी हमने देखा था। तो इन्होंने क्या किया था? नेशनल इनकम कमेटी सेटअप किया था इन 1949 एंड हेल्प प्रमोट मॉडर्न स्टैटिकल मेथड। ठीक है, एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये भी सही है। अब एक चीज इसमें और ये लिख सकते हो वीके आरवी राव में कि इन्होंने जो है फर्स्ट साइंटिफिक मेथड डेवलप किया था 1930s में, जो है फर्स्ट साइंटिफिक मेथड इनकम कैलकुलेट करने के लिए जो है किया था। फिर उसके बाद है डॉक्टर गडगिल, जो गडगिल कमेटी आपने सुना होगा, जो सेंटर फाइनेंस
रिलेशन से रिलेटेड है, टू फॉर्मलाइज नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो ये वाला भी जो है आपका सही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अब ये एक एक क्वेश्चन, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं आपका, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, विच ऑफ दिस एडजस्टमेंट इज नॉट नीडेड टू कन्वर्ट ए जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस टू नेशनल इनकम। ठीक है, अब देखो, अब जैसे कह रहा है कि मान लो जीडीपी एमपी है हमारे पास, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, देख लो जीडीपी एमपी है, जीडीपी एमपी है। अब ये कह रहा है इसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना हो तो इसमें कौन कौन से एडजस्टमेंट जो है हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। तो नेशनल इनकम हमारा क्या होता है, एनएनपी एफसी ही मानते हैं अभी, ठीक है, एनएनपी एफसी मानते हैं। अब देखो ग्रॉस से नेट कब होगा, जब डेप्रिसिएशन एडजस्ट होगा, तो ये वाला तो होगा ही, ठीक है। और डोमेस्टिक से नेशनल कब होगा, जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जुड़ेगा। और एमपी से एफसी कब होगा, जब हमारा टैक्सेस और सब्सिडीज एडजस्ट हो। तो ये तीनों की तो जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो पूछा है कि कौन सी नहीं जरूरत है, तो वो हो जाएगा आपका निवेश घटाना, ठीक है। तो ये आपका डी वाला जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट डिस्पोजेबल इनकम। देखो सिंपल बात में डिस्पोजेबल इनकम क्या है कि अब भाई आपके हाथ में कितना आया, ठीक है, आपकी एक्चुअल इनकम तो इतनी है, लेकिन आपके हाथ में कितना आया। तो देखो पहली टीडीएस कट जाता है तो डायरेक्ट टैक्स से अफेक्ट होगा। ट्रांसफर पेमेंट हमारे क्या होते हैं, ट्रांसफर पेमेंट जैसे हमारा कि पेंशन हो गया, चाहे और भी एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, वो जो है उसमें से लेस हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। तो ये भी लेस हो जाएगा। और पर्सनल इनकम तो अफेक्ट होगा ही डिस्पोजेबल इनकम से। तो बचेगा क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स तभी नहीं अफेक्ट करता है, वो करता है जब आप एक्सपेंडिचर करोगे तब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि विच वन इज नॉट ए फीचर ऑफ इकोनॉमिक डुअलिज्म। कौन जो है इसमें से इकोनॉमिक डुअलिज्म की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो देखो इकोनॉमिक डुअलिज्म क्या होता है कि वो ऐसा चीज दिखाता है कि सेम चीज का एक आउटडेटेड वर्जन हो और सेम चीज का जो है एक मॉडर्न चीज हो, ठीक है। तो जैसे ट्रेडिशनल और मॉडर्न चीज दोनों हो। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे टेक्नोलॉजी है तो उसमें एक आउटडेटेड रहेगा और एक जो है अपडेटेड रहेगा। और मान लो प्रोडक्शन है तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शंस होंगे। फिर है उसमें को एग्जिस्टेंस ऑफ टू डिस्टिंक्ट सेक्टर, तो उसमें भी होगा। तो फिर इसमें क्या रह जाएगा आपका, वेज इक्वेलिटी अक्रॉस द सेक्टर। ये तो इक्वेलिटी की बात कर रहा है, बराबर। अब वो बराबर ही तो नहीं बताना इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, क्षेत्रों में वेतन समानता, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर ऐसे हो जाएगा। अब आते हैं पीडीएस पे। पीडीएस क्या है कि पीडीएस के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट बताना है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाज टू प्रोवाइड एसेंशियल कमोडिटीज एज ए सब्सिडाइज्ड प्राइस। भाई ये तो सब कोई जानता है, ये तो होगा ही होगा। इट वाज स्टार्टेड एज ए प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम, ये भी सही है बिल्कुल, ठीक है। फिर उसके बाद है फूड सब्सिडी इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देखो प्रोवाइडेड लिखा है, प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो गया। अगर लिखा रहता इज मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट तब सही रहता। प्रोवाइडेड बाय तो किससे रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो यहाँ पे आपका आंसर 1 एंड 2 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एमएसपी पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन 2025। अब क्या कह रहा है, एमएसपी को कौन अनाउंस करता है, सीएसीपी,
ठीक है, वो किसके अंडर आता है, कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के अंदर आता है, ये सबको पता है। तो ये पहला वाला तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि एमएसपी इज लीगली गारंटेड फॉर ऑल द क्रॉप लिस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या लीगली गारंटेड है, कौन सा आर्टिकल है, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, नहीं है, तो ये वाला गलत। एमएसपी फॉर शुगर केन इज फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ये वाला भी जो है बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, देखो अब इसमें ये है कि शुगर केन के लिए एफआरपी भी यही करता है, सीएसीपी भी, और बाकी के लिए एमएसपी भी वही करता है। अब इसमें एक चीज और आता है कि स्टेट एडवाइज्ड प्राइस। ठीक है, तो जैसे आपका यूपी है, महाराष्ट्र है, ये सब है जहाँ पे आपका शुगर केन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे एक स्टेट एडवाइज भी प्राइस रहता है। तो हमेशा आप ये देखोगे जहाँ पे स्टेट एडवाइज प्राइस ज़्यादा रहेगा वहाँ पे जो है आपका मिल ओनर जो है आपका एफआरपी से जो है ज़्यादा पैसा देता है। ठीक है, तो ये जो है आपको देखना है। एसआरपी ये जो है एफआरपी से पहले जो है एक था एसएमपी। ठीक है, तो एसएमपी ये 2009 में जो है एफआरपी आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। अब उसके बाद आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3, 1 and 3 ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रेंड इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर के इन्वेस्टमेंट में ट्रेंड बताना है कि अभी तक 1980 से जो है अभी तक जो है कैसा रहा है। तो ये कह रहा है कि 19 के दशक से भारतीय कृषि में निजी निवेश की तुलना में सार्वजनिक निवेश में सापेक्ष गिरावट आई है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, अब देखो हमारे जो है एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट में क्या आ गया, मशीनरी भी आ गया, फर्टिलाइजर्स आ गए, सीड आ गए, और भी एडिशन हो गया। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशंस है हमारा इसमें लैंड डेवलपमेंट के ये बढ़ गए, तो ये जो है हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो हो गया कम। ठीक है, तो ये लगभग 90-80 में जो है इन्वेस्टमेंट था 4.1 एज ए शेयर ऑफ जीडीपी, ये अब शायद 2.9 हो गया है। ठीक है, ये अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नाउ कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर। ये भी बात आपका बिल्कुल सही है। जैसे लैंड डेवलपमेंट हो गया, ट्यूबवेल हो गया, पंप सेट हो गया, फार्म मशीनरी हो गई, तो इसमें क्या हुआ है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जो है मतलब अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के तरफ से कम हो गया, बाकी सेल्फ एक्सपेंडिचर जिसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कह रहा हूँ वो बढ़ गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका बोथ 1 and 2 आपका सही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 21 में जो है ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि स्कीम को आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो आप तीन चीज करिए, सारे स्कीम आपके हो जाएंगे। एक तो देखो लास्ट 10 ईयर की स्कीम पूछ रहा है, ठीक है, और एक पूछ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट के एकदम स्टार्टिंग से, और एक पूछ रहा है एग्रीकल्चर में। ये तीन तरह के स्कीम आपके जो है यूपी पीसीएस में आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, अगर ऐसा स्कीम आए जो लास्ट 10 ईयर के हो, तो सबसे पहले आपका जो है स्वच्छ भारत मिशन अक्टूबर 2014 वाला आएगा, नहीं तो अगर प्रधानमंत्री जन धन योजना दिया है तो वो आएगा आपका अगस्त 2014। तो जन धन योजना नहीं दिया है तो इसमें स्वच्छ भारत मिशन जो है आपका सबसे पहले वाला हो जाएगा 2014। ठीक है, उसके बाद है कौशल विकास योजना, ये आया आपका 15 में। फिर गरीब कल्याण योजना ये आया आपका 16 में, और प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र ये हो जाएगा आपका 17 में। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 and 4। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये आ गया
इरिगेशन रिलेटेड स्कीम्स बताने हैं कि कौन कौन सा स्कीम जो है कब आया है। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले हो जाएगा DPRA, NWDPRA 1986 87। और एसिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम ये आपका कब आया है? 1996 97। और ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये तो एकदम रिसेंट वाला है, तो ये आया है 2015 में। ठीक है, तो आंसर कौन हो जाएगा देख लो, 213 होना चाहिए, ये हो गया आंसर ए। ठीक है, अब आते हैं आगे। हाँ, एग्रीकल्चरल क्रेडिट को लेके है ये। तो पहला ये है कि मेजॉरिटी ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, ये क्या कह रहा है कि हम कहाँ से आता है? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स इन इंडिया से आता है। क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं सही है। ये था 2015-14 से पहले का खेल। अब ये सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है और सीधे रिवर्स हो गया है। तो अब हमारा जो है इंस्टीट्यूशनल सोर्स से जो है 70% क्रेडिट आता है। इंस्टीट्यूशनल सोर्स में आपके कौन से हो जाएंगे? आपके कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक। अगर मान लो कि इनको अरेंज करने के लिए आ जाए कि जो है किससे ज़्यादा किससे कम, तो सबसे ज़्यादा हमारा एग्रीकल्चरल क्रेडिट जाता है कॉमर्शियल बैंक से, फिर आता है हमारा कोऑपरेटिव बैंक से, और लास्ट में है रीजनल रूरल बैंक। ये सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा गलत। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट क्या होता है? कोऑपरेटिव, कमर्शियल, रीजनल रूरल बैंक, ये सही है। और तीसरा क्या है? किसान। अब देखो, जो मुझे बताना था कि किस वजह से बढ़ा है, तो वो ऑलरेडी स्टेटमेंट 3 में दिया हुआ है कि किसान क्रेडिट स्कीम जो है वो क्या कर रहा है कि टाइमली जो है क्रेडिट जो है वो फार्मर्स तक पहुंचा रहा है। तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है ये इंस्टीट्यूशनलाइज होने का किसको जाता है? वो जाता है किसान क्रेडिट कार्ड को भी। ठीक है, तो ये वाला भी सही है, फर्स्ट वाला गलत था, तो आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। ठीक है, तो 70% लगभग हमारा एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशनल सोर्स से जाता है। हालांकि पहले ये चीज थी रिवर्स। ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल में क्या आ जाएगा? रिलेटिव, मनी लेंडर्स और बाकी लोग। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 पे। PLI स्कीम्स पूछा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन PLI स्कीम एज ऑफ 2025? PLI स्कीम में कौन सा सेक्टर नहीं इंक्लूड है वो बताना है। अब देखो, ये तो 14 सेक्टर है और 14 सेक्टर का नाम याद करना बहुत ही मुश्किल है। तो बस आपको एक चीज ये याद रखना है कि गवर्नमेंट ने PLI स्कीम में वो चीजें इंक्लूड की है जहां जो है प्रोडक्शन डोमेस्टिकली नहीं हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, ये ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, तो ये है PLI स्कीम में। ठीक है, फार्मास्यूटिकल भी नहीं हो रहा है, तो ये है। फूड प्रोसेसिंग को भी कराना चाह रहा है, तो ये है। फ्लोरिकल्चर जो है ये नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये बस मोटिव समझना है कि PLI स्कीम में कौन कौन से हैं। और इसमें क्या करता है गवर्नमेंट कि अगर सर्टेन थ्रेशोल्ड तक आपने टर्नओवर कर लिया तो कुछ इंसेंटिव देता है कि वो थ्रेशोल्ड पाने के लिए जो है ये लोग बहुत कोशिश करें और ग्रोथ बढ़ाएं। ठीक है, तो ये इसका मोटिव है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, नाम ही है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो ये सारा यहाँ पे खेल है। अब आते हैं MSME क्लासिफिकेशन पे। तो इस साल जो है MSME क्लासिफिकेशन में जो है चेंजेस आए हैं। तो ये देखो, निकालना बिल्कुल आसान है। तो ये पूछ रहा है कि MSME क्लासिफिकेशन में स्मॉल इंटरप्राइजेस का जो है इन्वेस्टमेंट कितना है और टर्नओवर कितना है। तो एक तुरंत चार्ट बना लो। चार्ट देखो बनाना बहुत आसान है। पहले जितना था
उसमें इन्वेस्टमेंट को जो है 2.5x से बढ़ा दिया है और टर्नओवर को डबल कर दिया है। तो अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या आएगा, माइक्रो, ठीक है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, है ना। तो यहाँ पे स्मॉल ही पूछा है। तो पहले ये था हमारा, पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, फिर आते हैं हम लोग टर्नओवर पे। तो ये था 1, 10 और 50। अब ये कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट 2 टाइम्स बढ़ा देंगे तो 2.5, और ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 125, ठीक है। और ये जो है पहले टर्नओवर कितना था, 5 और 5, 50, 5, 50 और ये था 250, है ना। तो टर्नओवर को डबल कर दिया है, तो ये हो गया 10, तो ये हो गया 100 और ये हो गया 500। स्मॉल का पूछ रहा है, तो स्मॉल का कितना हो जाएगा, अभी कितना कर दिया है, 25 और 100। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इधर 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 से करना है, फिर इधर 5 से करना है इधर, फिर ऐसे जो है 10 से, फिर ये 5 से, तो ये आपका निकल के आ जाएगा। अब जो है, हाँ हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमारा, कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन सर्विसेज सेक्टर में कंट्रीब्यूशन बताना है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु आर द टॉप कंट्रीब्यूटर। नॉर्थ ईस्टर्न का बोल रहा है हाईएस्ट शेयर है सर्विसेज सेक्टर में, जीवीए शेयर। तो ये जो है आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये सही है, टॉप कंट्रीब्यूटर है। और तीसरा क्या है, उत्तर प्रदेश, गुजरात आर द लीडिंग स्टेट इन सर्विसेज सेक्टर, ये भी आपका सही है। तो ये रैंकिंग के हिसाब से अगर कहें तो 1, 2, 3 और 4 ये आ जाएगा, और 5 पे ये आ जाएगा। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला वाला स्टेटमेंट हमारा सही था, दूसरा गलत था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सर्विसेज सेक्टर का जीवीए शेयर जो है कम है। तो 1 और 3 वाला आंसर जो है इसमें हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कि अब इसमें से बताना है आपको कि कौन सा जो है आपका कैपिटल मार्केट है। तो कैपिटल मार्केट क्या होता है, जिसका मैच्योरिटी ज़्यादा हो। तो मैच्योरिटी ज़्यादा कौन से होते हैं, स्टॉक और बॉन्ड होते हैं। तो आपका स्टॉक और बॉन्ड में क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड और स्टॉक मार्केट। कॉल मनी मार्केट ये तो आपका 14 डेज वैलिडिटी रहता है, और इसका रहता है आपका आ, इसका रहता है आपका 91, 182 और 364 और 65। तो ये तो जो है आपका 1 साल के अंदर है ना। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4। तो ओनली 2, है ना, ओनली 2। और वो ओनली 2 कौन से होंगे, फर्स्ट और 4। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कौन सी कमेटी किससे रिलेटेड है ये बताना है हमें, ठीक है। तो कौन सी कमेटी किससे रिलेटेड है, मालेगाम कमेटी, एनबीएफसी, एमएफआई, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही है। नरसिम्हम कमेटी सजेस्ट रिफॉर्म इंक्लूडिंग 4 टायर बैंकिंग स्ट्रक्चर, ये भी सही है। तो कई सारे कमेटी थे नरसिम्हम में, तो सेकंड वाला कमेटी जो है 4 टायर बैंकिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहा था। उसके बाद है दीपक पारेख। तो ये वाला जो है आपका गलत हो जाएगा, दीपक पारेख, क्योंकि जो है ये थे रिलेटेड किससे, आपके हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से, ठीक है, एमएसएमई का नहीं मिला है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2, आंसर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। हाँ, तो अब ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है। तो अब देखो यहाँ पे क्रक्स सिर्फ थर्ड वाला है। ये पता है आपको कि कंपनी एक्ट के अंदर जो है ये रजिस्टर्ड होते हैं। अब पहले 1956 वाला था, अब कंपनी एक्ट 2013 के अंडर होता है। दे परफॉर्म फाइनेंशियल एक्टिविटीज, बैंक की तरह सब कुछ करते हैं, बस उनके में क्या होता है कि
डिपॉजिट नहीं कर सकते, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। बाकी बाकी ये देखोगे आप कि हाँ, बाकी चिट फंड और निधि कंपनीज का देखना है। तो चिट फंड कौन मैनेज करता है? चिट फंड मैनेज करता है आपका स्टेट, ठीक है, और निधिज कौन मेंटेन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो ये आपको जो है याद रखना है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव जो है आपका, इसमें आपकी सारी चीजें इसमें जो है सही है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30। हाँ हाँ, अब इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में है। कह रहा है कि इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर 10th लार्जेस्ट मार्केट हो गया है 2025 में। बिल्कुल सही। इंश्योरेंस सेक्टर जो है हमारा 4% पेनिट्रेशन है, जो कि ग्लोबल एवरेज है 6.5। बिल्कुल सही। और सबसे ज़्यादा शेयर लगभग 60% के आसपास जो है किसका है? LIC का है। तो ये जो है इसमें क्या हो जाएगा? नन। नन इसलिए हो जाएगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट जो है हमारे सही हैं। तो वो देखो, एक 60 जो है ना, वो राउंड अबाउट जो है फिगर है, 60 से थोड़ा सा कम ही है। तो अगर वैसा भी स्टेटमेंट आए तो आप जो है थोड़ा सा इसमें देख सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, डेफिसिट फाइनेंसिंग पे। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट बजट में आपका जो है रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो उसके वजह से आपको डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या कि नहीं तो आप बोरो करोगे, नहीं तो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी करोगे, ठीक है। बोरो में अब ये कह रहा है कि कौन सा प्रीफर्ड होता है, तो हमारा प्रीफर्ड कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा इंटरनल बोरोइंग। एक्सटर्नल बोरोइंग जो है प्रीफर्ड नहीं होता है। उसके दो रीजन है। रीजन नंबर 1 कि एक तो वो कॉस्टली पड़ता है, और दूसरा इससे जो है हमारी करेंसी स्टेबिलिटी भी जो है गड़बड़ हो सकती है। तो अब इसमें देख लो आंसर कौन सा हो जाएगा। ये सही है, ये हो जाएगा गलत, प्रीफर्ड नहीं है, इंटरनल सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड होता है, और ये जो है आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 1। आगे देख लो, 1 एंड 3 होना चाहिए, 1 एंड 3, ठीक है, 1 एंड 3 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32, FDI। अब FDI क्या है कि इनफ्लो और रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हुआ है कि क्योंकि ये जो है रिकॉर्ड होता है आपका कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। फिर है कौन मैनेज करता है? DPIIT, है ना, इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड वाला, ये भी बिल्कुल सही है। नोडल एजेंसी है फॉर FDI पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशंस। अच्छा, सिर्फ ओनली लिखा है, देखो FDI पॉलिसी फॉर्मुलेशन, तो यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट गलत था, ये वाला भी गलत हो जाएगा। पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड प्रमोशन भी करता है ये ओनली लिख गया ना, तो इसलिए जो है वो पार्सली गलत हो गया, ठीक है। अब है उसका इंडिया एज ए सेपरेट ऑटोमेटिक एंड गवर्नमेंट अप्रूवल रूट फॉर FDI इन्फ्लो इन डिफरेंट सेक्टर। तो ये वाली बात आपकी सही है, तो आंसर हो जाएगा 3 ओनली, ठीक है। जैसे कई सारे हमारे सेक्टर हैं, जैसे एक अपडेट ये है कि आप लिख भी सकते हो कि इंश्योरेंस सेक्टर इस साल क्या किया है कि 100% जो है अलाउ कर दिया है FDI, और उसको ले आए हैं किसमें? ऑटोमेटिक रूट में। अब जैसे डिफेंस है, डिफेंस में तो 74% तक अगर आप कर रहे हो तो ऑटोमेटिक रूट से वो हो जाएगा, लेकिन अगर उससे ऊपर कर रहे हो तब आपको गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33। इलेक्ट्रिक जनरेशन का बताना है कि कोल भी अभी भी डोमिनेंट सोर्स ऑफ पावर जनरेशन है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। 70% जो है अभी भी हमारा यहीं से आ रहा है। रिन्यूएबल लगभग, ठीक है, 70% से थोड़ा सा कम ही मानो। और उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी अकाउंट फॉर मोर देन 30%, बिल्कुल सही है।
है ना, ये थोड़ा सा कम है। और उसके बाद है कह रहे हैं न्यूक्लियर, आप देखो 70 और लगभग 30 के करीब वही है, तो बचा कितना, थोड़ा सा बचा। तो फिर जो है ये कहाँ से 15% आ जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी। तो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी कितना है, न्यूक्लियर एनर्जी हमारा बस 3% है। ठीक है, जो है हमारा 8.8 गीगावाट, जो हम एक प्लान ले आए हैं बजट में कि आने वाले टाइम में हम न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेशन लगभग 100 गीगावाट तक करना चाह रहे हैं। वो बहुत अभी दूर है, लेकिन अभी का सिनेरियो ये है, तो ये वाला हो जाएगा गलत। और आपका 1 और 2 जो है आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, टोटल हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है, 220 गीगावाट। ठीक है, जिसमें हमारा सोलर 123 है। फिर उसके बाद जो है हमारा क्या आ रहा है, विंड, ये देख लेना कितना है लोग। उसके बाद हमारा आ जा रहा है हाइड्रो, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में अरेंज करने के लिए आए तो आपका हो जाएगा सोलर, विंड, हाइड्रो, उसके बाद कुछ और। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। हाँ, अब ये देखो, ये जो है एकदम करंट में रहा है कि इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के बारे में पूछ रहा है। तो देखो, बेसिक डेफिनेशन ये तो सही है कि बेसिक नीड, है ना, क्लॉथिंग, शेल्टर और ये सब होता है अक्रॉस द कंट्री। परचेजिंग पावर से करते हैं कि वो कंपेयर हो सके, ये भी बात सही है। बस थोड़ा सा चेंजेस ये है कि इस बार मई में वर्ल्ड बैंक ने जो है इसको अपडेट किया है। अपडेट करके $2.15 पर डे से जो है इसको कितना कर दिया है, कितना कर दिया है, 3 कर दिया है। तो यहाँ लिखा है 3.5। तो ये बस जो है गलत हो जाएगा, अदरवाइज वो दोनों स्टेटमेंट सही थे। तो 1 और 2 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। कौन सा इसमें से मेथड जो है पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया में यूज हुआ है। तो अब कह रहा है हेड काउंट रेशियो यूज हुआ है। हेड काउंट रेशियो की वजह से ही तो प्रोपोर्शन निकालते थे और ये पता लगाते थे कि कितने लोगों में से कितने जो है हमारे हेड काउंट जो है पॉवर्टी में है। कैलोरी इनटेक वाला भी था हमारा, जो हमारा अलग कमेटी था वो एक्सक्लूसिवली जो है 2100 कैलोरी पर डे इन अर्बन एरिया और 2400 कैलोरी पर डे इन रूरल एरिया, वो तो था ही। फिर लक्कड़ वाला कमेटी भी न्यूट्रिशन वाला ही लिया, बस उसने जो है उसको कॉस्ट में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करी। तेंदुलकर कमेटी में जो है वो पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो ये भी रहा है, ये भी रहा है, और आजकल जो हम लोग यूज करते हैं ये भी यूज करते हैं, ये वाला कभी नहीं रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 एंड 3। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द कमेटी रिकमेंडेड ए पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एक्सक्लूसिवली, ये तो देख लिया हमने, अलग कमेटी ही हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं केंसियन थ्योरी पे। केंसियन थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या प्रपोज करता है। तो पहला कह रहा है कि केंसियन थ्योरी अनएम्प्लॉयमेंट इज प्राइमरली ड्यू टू इनसफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड पे ही सारा उनका अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी डिपेंडेंट था। ठीक है, तो वो आला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है वेज कट बाय वर्कर कैन रिस्टोर फुल एम्प्लॉयमेंट इजिली, ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो जाएगा। ये जो है किस में होता था, ये होता था क्लासिकल थ्योरी में। क्लासिकल थ्योरी में ये होता था कि अगर कुछ लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं तो वेज कम कर देंगे, तो सारे लोग को ले आएंगे, तो सारे लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे, है ना, वो एडजस्ट कर जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट में। ये कहता है केंसियन नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक तो वेज जो है बहुत स्टिकी है, वो एकदम से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, और दूसरा अगर वेज को हम लोग डाउन कर देंगे तो हमारा ओवरऑल डिमांड जो है वो कम हो जाएगा, वो और भी डेंजरस है। ठीक है, तो ये जो है केन्स कहता था, तो ये वाला आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। उसके बाद है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नीडेड टू स्टिमुलेट डिमांड एंड एम्प्लॉयमेंट, ये वाली बात सही है। ग्रेट डिप्रेशन जिसको याद है उसको पता ही होगा कि कैसे गवर्नमेंट का हेल्प लेके जो है उन्होंने जो है एग्रीगेट डिमांड बढ़ाया था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। ठीक है, 1 एंड 3। अब आते हैं अगला फिलिप्स कर्व पे। हाँ,
तो फिलिप्स कर्व क्या है कि अब देखो सिर्फ रिलेशन पूछ देता है, अब हो सकता है कि एक स्टेप और आगे बढ़ जाए, तो ये आपको पता रहना चाहिए। फिलिप्स कर्व हमारा शॉर्ट रन में कैसे होता है कि ऐसे ऐसे होता है कि ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन है और ये रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम रहेगा, लेकिन ये ऑब्जर्व होता है बस कहाँ पे, ये हमारा ऑब्जर्व होता है बस शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में क्या होता है कि वो अपने पहली जो है उस चीज़ों को जो है एडजस्ट कर लिया रहता है, तो इसलिए ऊपर नीचे होने से जो है इतना उसमें जो है फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा फिलिप्स कर्व में। ठीक है, तो ये जो चेंजेज होते हैं ये क्या होते हैं, ये जो रिलेशन होता है ये बहुत टेम्परेरी रहता है। ठीक है, तो अब जैसे दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये संकेत देता है कि नीति निर्माता उच्च मुद्रा स्फीति स्वीकार करके बेरोजगारी घटा सकते हैं। कि मतलब कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट घटाना हो तो क्या हम इन्फ्लेशन छोड़ दें, बढ़ते रहने दें? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। एक तो वो शॉर्ट रन है ना, और दूसरा ये है कि इन्फ्लेशन जब एक बार बहुत हायर इंक्रीज हो जाएगा तो ये भी हो सकता है कि वो अनकंट्रोलेबल और अनमैनेजेबल हो जाए। तो ये हमारा स्टेटमेंट सेकंड जो है गलत हो जाएगा, और ये वाला सही है। शॉर्ट रन में इनवर्स रिलेशनशिप होता है और लॉन्ग रन में जो है हमारा कैसे होता है, ऐसे वर्टिकल होता है कि इन्फ्लेशन के घटने और बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट पे जो है कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3 डी वाला। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग माल्थस पे। माल्थस बहुत ही फेवरेट एरिया है यूपी पीसीएस में, खास तौर से इकोनॉमिक्स में। तो देखो अब थोड़ा सा जो वो पूछता है, थोड़ा सा हम इस पे जो है थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं कि पहला ये कह रहा है कि माल्थस ये कहता है कि जो हमारा फूड प्रोडक्शन है वो तो अर्थमेटिकली बढ़ रहा है। अर्थमेटिकली का मतलब कैसे, 1 2 3 4 5 6 टन ऐसे बढ़ रहा है, और हमारा पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है हमारा ज्योमेट्रिकली, है ना, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से वो बढ़ रहा है। जैसे 2 4 8 8 का फिर 16, 16 का फिर 32, 64, है ना, ऐसे बढ़ रहा है। और ये इधर आपका जो है सप्लाई, ये जो है फूड प्रोडक्शन, ये आपका अर्थमेटिक मीन में बढ़ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम जो है माल्थस बताया था कि आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा वाला क्या कह रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ विल इवेंचुअली आउटस्ट्रिप फूड सप्लाई लीडिंग टू फेमाइन एंड पॉवर्टी, बिल्कुल सही है जो माल्थस कह रहा था। और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कैन इजीली प्रिवेंट पॉपुलेशन इंड्यूस, और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है वो क्या कर सकता है, इन सारी दिक्कतों को जो है रोक सकता है। मतलब हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ले आए, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन माल्थस थ्योरी में जो है ये बात टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेशन वाली नहीं लिखी है ना, तो आपको यूपीपीसी ट्रैप कर सकता है यहाँ पे। तो ये 3 वाला जो है ऑप्शन उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2। हाँ देखो, पॉजिटिव चेक की बात करी है माल्थस ने कि अगर जो है वॉर हो गया, फेमाइन हो गया, या कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जिससे वो जो है मैनेज हो गया, तो आपका हो सकता है पॉजिटिव चेक के हिसाब से। लेकिन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात उन्होंने नहीं करी है। अब क्वेश्चन 40 पे आते हैं, अबाउट द कोस थ्योरम। अब ये देखो आजकल न्यूज़पेपर वगैरह में हर जगह ये बहुत दिखता है, इकोनॉमिक्स का कोस थ्योरम। कोस थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी चीज़ की डिफाइंड हो चीज़ें कि ये प्रॉपर्टी की राइट किसको है, पब्लिक को है, प्राइवेट को है, किसको है, तो वो चीज़ों में जो है आराम से नेगोशिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कहता है कोस थ्योरम, है ना, तो ये पहला वाला जो है बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, तो वहाँ पे ये कह रहा है कोस थ्योरम कि इसके आगे फिर तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की इतनी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो है हमारा प्रॉब्लम
अगर ये वेल डिफाइंड है तो सॉल्व हो जाएगा। तो दूसरा में ये कह रहा है द थ्योरम इम्प्लाइज दैट ए गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज ऑलवेज नेसेसरी, इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कॉस्ट थ्योरम, ये बिल्कुल सही है। मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट आप समझिए क्या होता है कि मान लीजिए कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कितना कॉस्ट लग रहा है, इंफॉर्मेशन गैदर करने में कितना कॉस्ट लग रहा है, वो जितना कम रहेगा वो आराम से उतना जल्दी नेगोशिएट हो जाएगा। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो फिर जो है आपका क्या होगा, ये नेगोशिएशन में प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए फर्स्ट एंड 3 वाला आपका जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 41, असर्टेशन एंड रीजन है द शेयर ऑफ पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज ग्रेटर इन हायर इनकम, मतलब दूर संचार और बिजली के हिस्सा अधिक होता है हाई इनकम कंट्रीज में। और दूसरा वाला इसका रीजन क्या लिख रहा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था परिपक्व होती है और उनकी अधिकांश बुनियाद उपभोग आवश्यकता भी पूरी हो जाती है, अर्थव्यवस्था में कृषि का हिस्सा घटता है और अधिक सेवा दरित और रचना की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल सही उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है, कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, इसको एक चीज हम लोग और कहते हैं इकोनॉमिक्स में, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, कि आपका धीरे धीरे मूव होगा। सबसे पहले एग्रीकल्चर का ज़्यादा शेयर रहेगा, फिर इंडस्ट्री को जाएगा, फिर जाएगा आपको सर्विसेज को, ठीक है। लेकिन हम इंडिया में थोड़ा यूनिक केस ये हुआ है कि हम लोग एग्रीकल्चर से सीधे सर्विसेज पे जो है शिफ्ट कर गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये अप्लीकेबल नहीं हुआ है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये आते हैं आईएमएफ कोटा पे, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो हमने आंसर दिया था उसमें थोड़ा सा अलग दे दिया था, लेकिन ये मैंने आईएमएफ के वेबसाइट पे भी देखा है, जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल जो है आपका करेक्ट है। अब इसमें क्या है कि आईएमएफ कोटा रिफॉर्म्स हुआ था लास्ट टाइम में, तो इसके हिसाब से आपको अरेंज करना है किसको सबसे ज़्यादा है, किसको कम है, किसको क्या है। तो यूनाइटेड स्टेट्स को जो है हम कितना शेयर है यूनाइटेड स्टेट को, लगभग 17, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स को है 17, एक मिनट, यूनाइटेड स्टेट को है 17.42, जापान को है 6.47, चाइना को है 6.40 और इंडिया को है 2.75। तो इंडिया को पहले 2.44 था, कोटा रिफॉर्म हुआ है तो ये इंक्रीज हुआ है, इसका भी और चाइना का भी इंक्रीज हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये वाला बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब एक चीज और देखो इसमें ये याद रखना है कि ये कोटा रिफॉर्म जो है किसके वजह से डिसाइड होता है। तो तीन चार चीजें हैं जो आपको याद रखना है। पहला ये है कि साइज ऑफ जीडीपी, है ना, साइज ऑफ जीडीपी के वजह से ये 50% डिसाइड करता है। फिर जो है आपका ओपननेस से कि आपकी इकोनॉमी कितनी ओपन है, 30%। फिर आपकी इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी से कि मतलब कितना फ्लक्चुएशंस वगैरह जो हैं कंट्री में आते हैं, 15% है ये। और कितना वो 15 30 80, 80 और 15 50 95, और ये आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जितना बचा हो जाएगा 5% ना, ठीक है। तो ये जो है आपका इसके हिसाब इन चारों फैक्टर की वजह से डिसाइड होता है। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व है, अरेंज करने के लिए भी आ सकता है रिसेंट में। तो ये जो है आप देख लेना, यूएस, दूसरे पे जापान है, फिर चाइना है, फिर इंडिया है। अब आते हैं यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया। तो ये कह रहा है इंडिया एम टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बाय 2030 अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14। देखो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया, ये तो 14 उससे रिलेटेड नहीं है ना, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी से रिलेटेड, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 है हमारा, 14 तो हमारा उससे है लैंड अंडर वॉट लाइफ ऑन ऑन लैंड पे है या वाटर वाले पे है।
तो ये वाला हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 से है, तो ये वाला हो गया गलत। और 2 हमारा हंगर वाला है, तो उसी से रिलेटेड है न्यूट्रिशन वाला भी, तो ये सही है। और हम जो है 35% टोटल जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट लाना चाहते हैं, तो ये लाइफ ऑन लैंड सस्टेनेबल डेवलप, हाँ ये वाटर वाला हो गया फिर 14 वाला, क्योंकि 15 लैंड पे है, ठीक है। तो ये हमारा 15, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 and 3 बी, ठीक है। इसमें कोई और दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। हाँ, बिल्ट इन्फ्लेशन। देखो बिल्ट इन्फ्लेशन नाम से ही क्या पता लग रहा है कि अंतर्निहित मुद्रास्फीति, मतलब आपका खुद का बनाया हुआ है ये इन्फ्लेशन। तो क्या कह रहा है ये, बिल्ट इन इन्फ्लेशन स्टेम फॉर एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन बाय वर्कर एंड फर्म। मतलब वर्कर और फर्म खुद ही सोचने लगते हैं कि अभी इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, तो मैं प्राइस बढ़ा देता हूँ, और वर्कर क्या सोचता है कि मैं ज़्यादा सैलरी डिमांड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्ट इन इन्फ्लेशन। और दूसरा इसमें क्या है कि इट कॉज ए वेज प्राइस स्पाइरल वेयर वेज एंड प्राइस पुश ईच अदर अपवर्ड। हाँ तो ठीक है, वो प्राइस बढ़ाएगा, वो वेज फिर मांगेगा, फिर इसका जो है फिर वो प्राइस बढ़ाएगा वेज, तो ये क्या है, एक स्पाइरल स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाला भी बात जो है बिल्कुल सही है। अब तीसरा क्या कह रहा है, बिल्ट इन इन्फ्लेशन अंतर्निहित मुद्रास्फीति का आमतौर पे पिछले मुद्रास्फीति दरों से कोई संबंध नहीं होता है। भाई यही तो संबंध है, रिलेटेड होता है, तभी तो उसको लगता है कि इसके वजह से आगे जो है बढ़ने वाला है, तभी तो वो करता है। तो क्लियर पास्ट इन्फ्लेशन रेट से रिलेट होता है, तो ये आपका गलत हो गया, ये सही, ऊपर वाला सही 1 and 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये देखो इसमें जो ऑप्शन दिया है, तो ये सिक्स सिक्स इंडिकेट 6 जो है वो है आपके इंडिसेस, और उसको ऑर्गेनाइजेशन से मैच करना है। तो इसमें देखो लगभग जो है आपका कैसे हो जाएगा वो हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये कौन निकालता है, आईएमएफ, ये निकालता है आईएमएफ। और फिर जो है आपका ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये भी आईएमएफ निकालता है। तो 1 का भी बी है, 2 का भी बी है, वो हमने ऑप्शन में उसी हिसाब से रखा है। और फिर आपका थर्ड का वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स फोर्थ वाला क्या हो जाएगा आपका, वीपो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला, ठीक है। उसके बाद है हंगर इंडेक्स, फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट इफ्री, और ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ये हो जाएगा आपका आईएलओ। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 का बी, 2 का बी, और 3 का ए। 1 का बी, 2 का बी, 3 का ए, ये आपका हो गया। फोर्थ का डी था, फिफ्थ का जो है आपका ई था, और सिक्स का जो है एफ था, ठीक है। ये तो लाइन से थे डी ई एफ, तो ये आपका जो है ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। डब्ल्यूटीओ और इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। इसमें देखो बहुत सारे मुद्दे हैं। अब इसमें बस एक छोटा चीज़ जो है मैंने इसमें इंक्लूड किया है कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इस्टेब्लिश अंडर डब्ल्यूटीओ टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड इन, सही बात है, ये बिल्कुल सिंपल बात कह रहा है। और क्लासिफाइड एग्रीकल्चर सब्सिडीज को जो है 3 उसमें जो है क्लासिफाइड कर दिया, रेड ब्लू और ग्रीन, ये बिल्कुल गलत है। रेड नहीं है, एम्बर है, ठीक है, एम्बर है। वो एक ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होता है, एक लेस डिस्टॉर्टिंग होता है, और एक अलाउड होता है, ठीक है, वो वाला है। तो अब ये जो है आपका ये वाला गलत हो गया। और ये क्या, इंडिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड पब्लिक स्टॉक होल्डिंग स्कीम आर कंसिडर्ड नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग डब्ल्यूटीओ रूल्स, ठीक है। तो ये आपका 1 and 3 जो है इसमें आंसर हो जाएगा। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे।
अब ये बुक का नाम बताना है कि द इंडिया स्टोरी एंड एपिक जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट किसने लिखा था? तो ये लिखा था बिमल जालान ने। रघुराजम की बुक क्या थी? रघुराजम की एक तो वो थी कि व्हाट इंडियन इकोनॉमी डू नेक्स्ट, एक तो वो वाली थी, और एक थी ब्रेकिंग द मोल्ड। ठीक है, ब्रेकिंग द मोल्ड। और कौशिक बासु की कौन सी अभी नई फिलहाल फेमस किताब आई है? आ, ये बियॉन्ड द इनविजिबल हैंड। ठीक है, इनविजिबल हैंड एडम स्मिथ की थी, इन्होंने बुक निकाली है बियॉन्ड द इनविजिबल हैंड। और अरुण कुमार की कौन सी है? इंडिया सोशल प्रॉब्लम। ये सबकी किताब का नाम है, इसमें से कोई सा भी आ सकता है। अब इसमें पूछ रहा है कि 8 कोर इंडस्ट्रीज में जो दिए हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज जो है आपका किसका होता है? तो सबसे हाईएस्ट वेटेज होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। वैसे तो सबसे ज़्यादा होता है रिफाइनरी का, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो डी का 2। हाँ, फिर अब इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें कौन से जो है मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जो है क्वांटिटेटिव है। ठीक है, क्वांटिटेटिव का मतलब जिसमें एक फिक्स टारगेट या फिक्स रेट ऑफ रेट रहता है। तो इसमें ये हम देखेंगे बस रेपो रेट रहता है। बाकी मोरल सुसेशन ये क्या है? मोरल सुसेशन नैतिक समझाइश ये क्या है? ये है कि वो बैंक को ये कहता है कि आपको जो है इस आरबीआई के पॉलिसी के तहत जो है चलना है। क्रेडिट राशनिंग क्या है? कि एक क्वालिटेटिव, तो ये तीनों जो है आपके क्वालिटेटिव मेजर्स हो जाएंगे कि किस एरिया में जो है क्रेडिट जो है आपको ज़्यादा फेवर करना है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या है? कि किस एरिया में जो है आपको इतना फिक्स्ड क्रेडिट जो है सेक्टर वाइज रखना है, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया। तो ये तीनों हो गया क्वालिटेटिव। क्वेश्चन पूछ रहा है क्वांटिटेटिव, तो वन ओनली वाला ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट, कि कंसीडर द फॉलोइंग स्कीम्स, है ना। ईयर वाइज हम इनको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है हमको अरेंज करना है। ठीक है, तो अब इसमें ये देखो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा ट्राइसम, सबसे पुराना है हमारा 1979। फिर कौन सा है? ये रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 1983 में आया था। और फिर क्या था हमारा? जवाहर रोजगार योजना 1989। फिर हमारा था एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, ये था हमारा 1993। तो अब इसको अरेंज कर लो। थर्ड वाले से ये सॉरी, हाँ सेकंड वाले से स्टार्ट होगा, सेकंड के बाद आएगा आपका फोर्थ, सेकंड के बाद फोर्थ। ठीक है, दो में है ऑप्शन। फिर उसके बाद आएगा आपका थर्ड, सेकंड फोर्थ थर्ड। तो ये वाला आपका जो है आंसर हो जाएगा डी। तो ये अभी तक के जितने क्वेश्चन थे ये हम लोगों ने कर लिए। अगर किसी को इससे ज़्यादा कोई दिक्कत है तो वो जो है हमें मैसेज या रिप्लाई कर सकता है। अभी के लिए थैंक यू सो मच, और एक बार सही से आप लोग ये देख लीजिएगा।